नमस्ते टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज से मेरी नौमांश सीरीज शुरू हो रही है। नौमांश में सबसे पहले मैं इस वीडियो में आज आपको बेसिक्स बताऊंगी कि अगर आप नौमांश के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी बेसिक्स समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बहुत लोगों ने इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, चीज़ों को कठिन करने की बजाय मुझे ऐसा लगता है जितना सरल हो जाए, क्योंकि हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है और जो हमारे गुरुज़ ने इसको लिखा है अपने बुक के थ्रू, अपनी किताबों में, तो उसको समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। तो कभी-कभार क्या होता है ना, जब इंसान समझाता है, अलग-अलग एस्ट्रोलॉजर्स को अलग-अलग तरीके से समझाते हैं और उनके समझाने में इतना कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि बात समझ में ही नहीं आती है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कि नौमांश को कैसे देखना चाहिए। कुछ तो नौमांश को अलग ही चार्ट बना के बिल्कुल ही कोई रिलेशन ही नहीं है डी1 चार्ट से, एक्सप्लेन करते रहते हैं कि ये प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड हो, यहाँ पे प्लेस्ड हो, ऐसा देगा, ऐसा देगा, ऐसा देगा। तो आज मैं हर एक डाउट क्लियर करूँगी। पहले बेसिक से शुरू करेंगे। तो ये पहला जो पोर्शन है, ये सारा हिंदी वालों के लिए है। इसी में ही आगे इंग्लिश वालों के लिए मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी इसी वीडियो में, इंग्लिश वालों के लिए भी होगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो पहले बिगिन करते हैं हिंदी वालों के लिए कि इसको कैसे समझें। फिर एक और वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें मैं किसी प्रोमिनेंट पर्सन की कुंडली को एक्सप्लेन करूँगी कि नौमांश को कैसे समझा जाता है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा डी1 चार्ट। कभी भी कोई भी डिविजनल चार्ट को देखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें टाइम रेक्टिफिकेशन, मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो किसी ने आपको अपना टाइम दे दिया, आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना जानते नहीं हो, आपने डी1 चार्ट खोला, डी9 चार्ट खोल लिया और आप एक्सप्लेन करने लगे। अरे पहले बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसका नौमांश वही है जो उसने बर्थ टाइम दिया है, या फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के बाद उसका नौमांश चेंज हो गया है। क्योंकि नौमांश तो 3 मिनट में ही बदल जाता है। जब 3-4 मिनट में ही नौमांश बदल जाता है, क्योंकि 3 डिग्री एंड 3 पॉइंट मीन्स 3 अगर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो इतने में ही बदल जाता है। तो वो लगभग 4 मिनट में पूरी तरीके से बदल गया। तो अगर इतने का अगर किसी के टाइम में रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसका नौमांश तो बदल गया, फिर आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो उसके नौमांश के बारे में वो सब गलत हो गया। तो अभी ना क्लियरली इसमें मैं समझाती हूँ, पहले बेसिक्स इसलिए। तो हमें ये पता है कि डी1 चार्ट, हमारा जो लग्न चार्ट होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब उसमें बैठे हुए सारे प्लैनेट्स किसी एक पर्टिकुलर डिग्री में होते हैं, लग्न भी किसी एक डिग्री में होता है, ये सबको पता है। अब डिग्रीज़ जो होती हैं वो 30 डिग्री तक होता है, ये हमें भी पता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी ये समझाया जाता है 30 डिग्री तक होता है। ठीक है? तो हर प्लैनेट की मैक्सिमम 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री तक हो सकती है। अब इसके बीच में कोई भी डिग्री होगी आपके प्लैनेट की। प्लैनेट की भी देखी जाती है और लग्न की भी देखी जाती है। ठीक है? अब क्या करते हैं, ये जो हमारा डी9 चार्ट है, इसको नव आमशा क्यों बोलते हैं? इसको नव आमशा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 9th डिवीजन है। और 9th ही डिवीजन हमें क्यों करना है इसका? ये भी तो सोचने वाली बात है, 9th ही क्यों करना है? जब हम 10th की बात करते हैं तो 10th को ही करियर क्यों बोलते हैं? 9th को ही हम क्यों इसके लिए लेते हैं कि 9th डिवीजन नवमांश बहुत ज़रूरी है? लोग इसको शादी से कनेक्ट करते हैं। सिर्फ शादी से इसको कनेक्ट नहीं किया जाता, इसको सब चीज़ों से कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि नवमांशा आपकी शादी को नहीं सिर्फ डिनोट कर रहा है, नवमांशा आपका भाग्य डिनोट कर रहा है। नवमांशा बताता है कि अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर अपने डी1 चार्ट को देखते हो और उसमें जो प्लेस्ड प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट का अपना भाग्य कैसा है, वो डी9 चार्ट में बैठे हुए प्लैनेट्स वही जाके जो डी9 चार्ट में नवमांश में बैठते हैं, वो बताते हैं उस प्लैनेट का भाग्य कैसा है। ठीक है? जैसे हम दशमांश को देखते हैं तो उसको करियर के लिए क्यों नहीं नोट करते हैं? क्योंकि वो हमारा जीवन का करियर नहीं, कर्मा बताता है। और सिर्फ एक प्लैनेट की कर्मा नहीं बताता है जो 10th हाउस है डी1 चार्ट का। हर प्लैनेट का अपना एक कर्मा है, क्योंकि लोगों को कर्म समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है जो हम करियर करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में वही कर्म है हमारा। नहीं, हमारा खुद का अपनी तरफ जो कर्म है वो भी कर्म है हमारा। हमारा हमारे परिवार की तरफ जो कर्म है, हमारे छोटे सिबलिंग्स मतलब छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, हमारी माँ की तरफ, हमारे पिता की तरफ, हमारे बच्चों की तरफ, हमारी स्पाउस की तरफ, हमारे और जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ, हमारे कर्म, हमारा डेली रूटीन लाइफ, हमारे इन-लॉज़ की तरफ, हमारे गुरुओं की तरफ, हमारे शास्त्रों की तरफ, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमें धर्म की तरफ, हर चीज़ों की तरफ हमारा कैसा अ, कर्म है, उसको दशमांश बताता है। इसी तरीके आज नवमांश के बारे में हम बात करेंगे। तो नवमांश हमारे भाग्य को, हमारे नहीं, डी1 में जितने प्लैनेट्स बैठे हैं उन सभी के भाग्य को
ये D9 चार्ट नवमांशा चार्ट बताता है। इवन अगर आपका लग्न, सपोज़ करिए, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी, तो मैंने बोल दिया कि 30 डिग्री का होता है, उसको आप 9 से डिवाइड करिए, जिस प्लैनेट की भी जितनी डिग्री है उसको 9 से डिवाइड करिए, तो जो भी डिग्री आएगी उससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस आंशा में, नवमांशा में मतलब गया है, किस नवमांश में वो गया है आपके D1 चार्ट से D9 चार्ट में। ऐसे ही लग्न की भी हम पता कर सकते हैं। लग्न की भी डिग्री को 9 से डिवाइड करने के बाद जो डिग्री आती है उसकी, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से नवमांश में लग्न गया है, शिफ्ट हुआ है। तो आप सपोज करिए कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड मार्स है, मंगल है, और वो मिथुन राशि में बैठा है D1 चार्ट में, और वो चला जाता है एरीज साइन में, मेष राशि में D9 नवमांशा चार्ट में। तो इसका मतलब है कि जो आपका 7th हाउस का, मतलब आपके बिजनेस हो या कोई पार्टनरशिप हो या शादी हो, उसका जो भाग्य है वो आपको वो एरीज साइन जो वहाँ पे नवमांशा चार्ट में आ रहा है, किधर आ रहा है पहले ये इंपॉर्टेंट है। फिर वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है अलॉन्ग विद D1 चार्ट, हमारे D1 चार्ट लग्न चार्ट के साथ और नवमांश चार्ट के साथ, उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कैसा है आपके लिए। ठीक है, उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब आपकी शादी होगी, किस तरीके का भाग्य मिलेगा आपको शादी करके, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किस तरीके का क्या चीज़ें होंगी आपकी लाइफ के साथ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। अब जैसे सपोज करिए कोई 10th हाउस का लॉर्ड है, सपोज 10th हाउस का लॉर्ड आपका शनि है। ठीक है, और वो शनि आपके D1 चार्ट में धनु राशि में बैठा हुआ है, D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में, लेकिन अब वो D9 चार्ट में, नवमांशा चार्ट में कन्या राशि में चला गया। तो अब ये बताएगा कि आपके, जब भी आप अपना करियर स्टार्ट करोगे तो करियर किस तरीके से वो स्टार्ट होगा, क्या होगा, उसका उसका भाग्य कैसा होगा, आपके कर्मों का, आपके करियर का, आपके स्टेटस का भाग्य कैसा होगा, किस तरीके से बढ़ेगा वो भाग्य, उसका वो भाग्य बताता है। तो वो उसका प्लेसमेंट वहाँ पे, और किस तरीके से वो जाएगा, आगे बढ़ेगा, क्या डिफिकल्टीज आएंगी, वो भाग्य ही बताएगा। किस तरीके से वो अप एंड डाउन के थ्रू जाएगा या कैसा जाएगा, किस तरीके से उसकी बिगनिंग होगी, किस तरीके से एंडिंग होगी, वो भाग्य ही उसका बताएगा। तो हर एक प्लैनेट का एक भाग्य होता है, जो नवमांश जब चार्ट हम देखते हैं तो उस प्लैनेट का प्लेसमेंट उसका भाग्य बताता है। अब जैसे मैं एक एग्जाम और चीज़ बता देती हूँ। इसी तरीके से 11th हाउस, सपोज 11th हाउस आपका लॉर्ड है आपका बृहस्पति, 11वें घर का D1 चार्ट में, और वो बैठा है वृषभ राशि में, और अब जाके वो D9 चार्ट नवमांशा चार्ट में सपोज कैंसर कर्क राशि में बैठ गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके 11th हाउस का, 11वें भाव का जो भाग्य है वो कैसा है। ठीक है, वो किस तरीके का है, क्या मिलेगा आपको। अगर आप कोई कर्म करते हो तो एंड में जो आपको रिजल्ट होता है, 11वें घर से गेन्स मिलते हैं, वो सब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो आपको कितनी मिलेंगी, क्या होगा उससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बताता है। अब एक और चीज़ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, जो काफ़ी लोगों को सिंपल सी लगेगी। कभी भी आप कोई चार्ट बनाते हैं तो एरीज से, मेष राशि से शुरू होता है वो चार्ट। अब मेष राशि में जो पहला नक्षत्र आता है, मेष राशि में हर नक्षत्र की शुरुआत, अगर आप नक्षत्र का चार्ट खोलेंगे, 27 नक्षत्र होते हैं, तो पहला नक्षत्र जो अश्विनी नक्षत्र होता है वो केतु का नक्षत्र होता है, और ये नक्षत्र पहले मेष राशि से, पहला जो नक्षत्र मेष राशि में आता है वो अश्विनी नक्षत्र होता है। तो हर नक्षत्र, हर महादशा की काउंटिंग और स्टार्टिंग हम केतु से करते हैं। तो केतु जो है वो मेष राशि में सबसे पहला नक्षत्र आता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर आप उस चार्ट को देखेंगे जो नक्षत्र का चार्ट होता है, तो नक्षत्र के चार्ट में ऐसे डिवीजन होते हैं, 9 इधर नक्षत्र हैं, फिर 9 इधर हैं, 9 इधर हैं। तो पहले जो 9 नक्षत्रास हैं तो स्टार्टिंग केतु से होती है, केतु आता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, केतु के बाद आपका ऐसे ही चलता चला जाता है, और सारे 9 नक्षत्रास आते जाते हैं। और इन्हीं नक्षत्र से हमें ये जो पता चलता है कि आखिर आपका कौन से नक्षत्र में आपका पर्टिकुलर प्लैनेट है D1 चार्ट में, और फिर वहाँ से वो किस नवमांशा में गया है। अब जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मैं जो बात कह रही थी कि पहले दो जो 3 नक्षत्र हैं, जैसे अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये जो है ये मेष राशि में आते हैं, ये पहले 3 नक्षत्र हैं। वैसे ही उसके बाद कृतिका, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, ये आते हैं आपके वृषभ राशि में, ये 3 नक्षत्र। इसी तरीके से मृगशीरा जो आखिरी वाला जो वहाँ पे रह गया वृषभ में, वो, और फिर उसके बाद आपका आर्द्रा, पुनर्वासु, ये आते हैं मिथुन राशि में। इसी तरीके से पुनर्वासु जो आखिरी मिथुन में था वो, फिर उसके बाद पुष्य और अश्लेषा, ये आते हैं आपके कर्क राशि में। तो इस तरीके से ये जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इससे आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये जितने भी नक्षत्र हैं, अगर आपने नोटिस किया, अश्विनी जो जहाँ से बिगनिंग हुई है, मेष राशि में उस नक्षत्र से बिगनिंग हुई है,
तो ये नक्षत्र है केतु का। फिर भरणी आपका होता है शुक्र का, फिर कृतिका सूर्य का, फिर रोहिणी चंद्रमा का, फिर उसके बाद मृगशीरा मंगल का, फिर आर्द्रा आपका राहु का, फिर पुनर्वासु आपका बृहस्पति का, फिर पुष्या शनि का, फिर उसके बाद अश्लेषा आपका बुध का। तो केतु से बुध तक जाता है। इसी तरीके महादशा भी इसी तरीके से इसी पैटर्न में जाती हैं। महादशा भी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, फिर आपका राहु, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, बुध, इस तरीके से ही जाती हैं। तो अगर आप 27 नक्षत्रों को 9-9 भागों में डिवाइड कर दें, तो स्टार्टिंग केतु से ही होती है और केतु से जाके वो नीचे अगर आप देखें बुध पे ही खत्म होती है। तो 1 to 9 केतु से जा रहा है और बुध पे खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद 10 से 18 10th आपका केतु है, 18th जो है वो बुध है। फिर इसी तरीके से 19th to 27, 19th आपका केतु है, 27 आपका बुध है। तो इसी तरीके से ये पैटर्न जा रहा है और इसको अगर आप क्लियरली नोटिस करें तो जो आपके 4 राशियां हैं, 12 राशियों को स्टार्टिंग से 4-4 राशियों में डिवाइड कर दीजिए। तो पहले जो 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, ये जो पहले 9 नक्षत्र होते हैं वो इनमें आते हैं। फिर बाद की जो राशियां हैं जैसे हमारी सिंह हो गई, कन्या हो गई, तुला हो गई और वृश्चिक हो गई, ये बाद के जो नक्षत्र हैं 10 से लेके आपके 18 तक उसमें आते हैं नक्षत्र, और केतु से ही शुरू होता है और बुध पे ही खत्म होता है। फिर उसके बाद की जो राशियां आती हैं जो हमारी धनु से शुरू होती है और मीन पे खत्म होती है, तो वहां पे भी मूला नक्षत्र से शुरू होता है जो केतु का नक्षत्र है, और फिर वो रेवती नक्षत्र पे एंड होता है जो बुध का नक्षत्र है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताई है, आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगी कि नक्षत्र 27 होते हैं, 9-9 का भाग करिए, हमेशा केतु के नक्षत्र से शुरू होता है, बुध के नक्षत्र पे 9वां खत्म होता है। और 4-4 का अगर आप भाग करेंगे अपनी राशियों का, तो 4 पहली जो राशियां हैं वहां पे केतु से लेके बुध के नक्षत्र तक आता है, फर्स्ट नक्षत्र टू 9th, फिर उसका 10th टू 18th आपका जाता है बाकी के 4 में जो राशियां आती हैं, जो सिंह से लेके आपकी वृश्चिक तक है, फिर धनु से आपकी एन की मीन राशि के लिए इसमें आपके 19 से लेके 27 नक्षत्र तक जो है नंबर में अगर मैं करूँ तो वो आते हैं। हमेशा शुरू केतु से ही होता है और बुध पे ही अंत होता है। तो इसी तरीके से ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप नक्षत्र याद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अगर ये याद है तो तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। आप कोई भी डिविज़नल चार्ट को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो फिर आप कभी भी डिविज़नल चार्ट नहीं समझ सकते हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको नक्षत्र समझ में आएँगे तो जो डिग्रीज़ हैं वो भी आपको समझ में आएँगी, और डिग्रीज़ का जब डिवीज़न करेंगे नवमांश के लिए तो 9 से भाग करेंगे उसका, और 9 से भाग करने के बाद जो भी आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा नवमांशा है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगी, तो जैसे आपने जेमिनी में सुना होगा, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारका होते हैं। तो एक होता है आत्मकार का, एक होता है अमात्यकार का, एक होता है भातृकार का, एक मातृकार का, पुत्रिकार का, ज्ञातिकार का और दाराकार का। तो आत्मकार का हमारी सेल्फ को डिनोट करता है। ये सब भी मैं क्यों समझा रही हूँ, इसलिए कि कभी भी डिविजनल चार्ट को समझने के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि उसको क्लियरली तरीके से समझने के लिए ये सब चीज़ें बेसिक ये पता होना चाहिए। जैसे आत्मकार का कारकास भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्लैनेट हो सकता है चंद्रमा जैसे, आपकी किसी की कुंडली में चंद्रमा हो सकता है 3rd हाउस का लॉर्ड जो यंगर सिबलिंग्स को डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन वही मेष राशि में 4th हाउस में आता है तो माता को डिनोट करता है। लेकिन अगर कॉमन टर्म्स में लें तो चंद्रमा माता को वैसे भी डिनोट करता है, ठीक है, ऐसे भी वो कारक हो जाता है। लेकिन कभी-कभार हमें डिग्री वाइज़ भी कारकास जानने की कोशिश करनी चाहिए, और ये डिग्री वाइज़ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं आत्मकार का, जो हाईएस्ट डिग्री जो प्लैनेट होता है आपकी खुद की कुंडली में, उसको आत्मकार का, जो आपको सेल्फ को डिनोट कर रहा होता है, सेल्फ को बता रहा होता है। और फिर उसके बाद अमात्यकार का होता है जो इंडिकेट करता है आपके करियर को, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री होता है। फिर 3rd हाईएस्ट डिग्री एक प्लैनेट होता है जो इंडिकेट करता है आपके सिबलिंग्स और फादर को, जिसको भातृकार का बोलते हैं। फिर मातृकार का होता है जो 4th हाईएस्ट डिग्री होता है, जो इंडिकेट करता है आपकी मदर और एजुकेशन को। फिर पुत्रिकार का होता है जो आपके चिल्ड्रेन को, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को। ये 5th हाईएस्ट डिग्री होता है, या 3rd लोएस्ट डिग्री हम बोल सकते हैं। इसमें राहु केतु इंक्लूडेड नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। फिर ज्ञातिकार का होता है, ये इंडिकेट करता है स्ट्राइफ, डिजीजेज एंड स्पिरिचुअल
साधना को, जैसे जो भी हम स्पिरिचुअल साधनाएँ करते हैं, हमें बीमारियाँ होती हैं, लड़ाई-झगड़ा होता है, ये सब नाती कारका में आते हैं और ये सेकंड लोएस्ट डिग्री होता है। और मैंने फिर से बोला राहु-केतु इंक्लूडेड नहीं है। राहु-केतु के अलावा जितने भी 7 ग्रह हैं, उनको ही सिर्फ़ इसमें इंक्लूड करना होता है, इनको ही सिर्फ़ समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद दारकारका, दारकारका सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है। तो वो हमारे मैरिज को पार्टनरशिप, इन जनरल पार्टनरशिप, बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, मैरिज वाली पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो इस तरीके से दिखाता है। तो ये हमने ये सारे कारकास जो डिग्री वाइज़ जो होते हैं हमारी खुद की कुंडली में, ये जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है और ये हमने आपको क्लियर कर दिया। और जब ये चीज़ समझ में आ जाती है, फिर उसके बाद नवमांश का बेसिक समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है देन थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर अब जैसे मैं आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने ये कुंडली दी है, इसमें हम एक-एक करके एक-एक प्लैनेट को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले लग्न चार्ट है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नवमांश चार्ट है। अगर आप लेफ्ट साइड में लग्न चार्ट देखेंगे, तो इसमें सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जिसको बोलते हैं अमात्य कारका, अमात्य कारका यहाँ पे मंगल है। अब मंगल को अगर हम नवमांश में समझें, मंगल की डिग्री के हिसाब से, मंगल की जो डिग्री है अगर आप क्लियरली देख पाएँगे, तो वो लगभग 21 डिग्री है और जाके ये नवमांश एरीज़ नवमांश, मेष नवमांश में जाके बैठा है। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि ये अच्छा प्लैनेट है, ग्रह है इस कुंडली के लिए या नहीं है, नवमांश में ये क्या बता रहा है, इसका भाग्य कैसा है इस ग्रह का? तो पहले हमें ये समझना होगा लग्न किस चीज़ का है? लग्न है आपका इसका वीनस, शुक्र का। ये है वृषभ लग्न। और यहाँ पर वृषभ लग्न में ही ये शुक्र ही इस कुंडली का आत्मकार का है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है और ये उच्च का है। मतलब ये उच्च का मतलब ये अपनी ही राशि में बैठा हुआ है लग्न में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो गया इस कुंडली के लिए। और यहाँ पर जो चंद्रमा का भी जो नक्षत्र है, वो भी शुक्र का ही नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पर जो आप देख रहे हैं धनु राशि में, वो उसकी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जो शुक्र का ही नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं शुक्र बहुत ही प्रोमिनेंट है इस कुंडली में। तो इसलिए जहाँ पे शुक्र प्रोमिनेंट है, तो उसके ऑपोजिट हाउस में, 7th हाउस में अगर आप देखेंगे 7वें घर में, तो यहाँ पर मंगल की राशि आती है। अब 7वां घर जो होता है, वो कहीं न कहीं एक आप ये समझ लीजिए, ये एक एनिमी साइन है, मतलब मतलब एक फ्रेंडली साइन नहीं है, कोई मित्रता नहीं है किसी तरीके की इसके साथ, शुक्र के साथ। तो कहीं न कहीं मंगल जो है इस कुंडली के लिए कोई अच्छा कारक ग्रह नहीं हुआ। और अगर आपको ये पता हो, तो जो हमारी जो 7वां घर और जो दूसरा घर होता है, तो ये कहीं न कहीं एक बाधक ग्रह है इस कुंडली के लिए। और ये 12वें घर का भी ग्रह है, मतलब 12वें घर में इसकी मेष राशि आती है, तो उसका भी लॉर्ड जो है वो मंगल ही है। तो मंगल कहीं न कहीं एक, ये बोल सकते हैं इस कुंडली के लिए कोई अच्छा ग्रह नहीं है, क्योंकि ये 12वें घर को और 7वें घर को डिनोट करता है और दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो ये वीक हो जाता है। और प्लस अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो कैंसर साइन, कर्क राशि मिथुन के जस्ट नेक्स्ट टू है और इसकी जो डिग्रीज़ हैं वो कहीं न कहीं अपनी डेबिलिटेशन, मतलब नीच की राशि की तरफ जा रहा है मंगल। तो कहीं न कहीं नीचाभिलाषी भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये मंगल खराब हो गया इस चार्ट के लिए, लग्न चार्ट के लिए। अब हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ठीक है, ये खराब हो गया, ये आत्मकार का है, ये खराब हो गया। ये कहीं न कहीं ये इसके कहीं न कहीं ये इसके पति को, जो जिसका ये चार्ट है जिस लड़की का, उसके स्पाउस को डिनोट करता है। कहीं न कहीं उसके जो फॉरेन ट्रैवल्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उसको डिनोट करता है। फैमिली के हाउस में बैठा है, फैमिली के हाउस में भी एनिमी साइन में बैठा है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा इस कुंडली के लिए ये एक प्लैनेट है। कोई ये ग्रह एक एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इससे यहाँ पे हमें लग्न चार्ट में ये पता चला है, नीचाभिलाषी भी हो रहा है। अब इसको अगर हम नवमांश चार्ट में देखें, तो नवमांश चार्ट में ये केंद्र भाव में गया है, मेष राशि में, ठीक है? अब मेष राशि में ये 10th भाव में गया है, तो ये कहीं न कहीं ये बताता है, क्योंकि ये 7th भाव का लॉर्ड है, ये 7th भाव का मालिक है मंगल। तो ये कहीं न कहीं बताता है कि अगर शादी का, अगर इसका भाग्य मैं देखूँ, तो ये बताता है कि शादी के बाद जो भी इसका भाग्य होगा, शादी का जो भाग्य है, वो केंद्र में गया है, तो शादी अच्छी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खराब जाएगी। और करियर भी अच्छा, मतलब शादी के बाद, क्योंकि ये करियर के 10th स्थान पे गया है, तो कहीं न कहीं करियर
के स्थान में जब मंगल जाता है तो मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो नवमांश में ये दसम भाव में जा रहा है, मेष मेष नवमांश में, तो ये अच्छा इंडिकेट कर रहा है, करियर के लिए खासकर अच्छा इंडिकेट कर रहा है। बस प्रॉब्लम कहाँ होगी, अब ये सप्तम भाव का मालिक है, यहाँ पे D1 चार्ट में तो खराब हो गया है, लेकिन मेष नवमांश में गया है जो केंद्र में है और दसम भाव में है, हाईएस्ट ऑफ केंद्र में। तो ये तो अच्छा हो गया है, करियर के लिए अच्छा हो गया है। लेकिन यहाँ से ये दृष्टि देगा किसको, यहाँ से ये दृष्टि देगा अपने चौथे भाव को। और चौथे भाव को जब ये दृष्टि देगा, सप्तम दृष्टि देगा, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो घर का एनवायरनमेंट है, हैप्पीनेस है, उस चीज़ को कम करेगा। तो शादी का जो भाग्य बताऊं, शादी का भाग्य ओवरऑल अच्छा होगा, एक स्टेटस देगा लाइफ में। मतलब जब इसकी शादी होगी तो बल्कि और इसका स्टेटस राइज करेगा, करियर में राइज होगा, एक स्टेटस मिलेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत अपलिफ्टमेंट होगा शादी के बाद, करियर में खासकर स्टेटस भी मिलेगा। बट पर्सनल लाइफ में फोर्थ हाउस डिस्टर्ब हो रहा है इसकी दृष्टि की वजह से। और ये कहीं ना कहीं एक कॉरल्स और फाइट जैसी, कंपटीशन जैसी सिचुएशन भी दिखाता है, एक कंपटीशन। सो घर के इन्वायरमेंट में एक कंपटीशन दिखा रहा है, एक फाइट, एक कॉरल, तो वो इन्वायरमेंट को इसकी दृष्टि से डिस्टर्ब कर रहा है। पर केंद्र में बैठे होने की वजह से, नवमांश चार्ट में केंद्र में अगर कोई प्लैनेट जाता है और आपके त्रिकोण में पंचम नवम भाव में, तो वो अच्छा हो जाता है। और अच्छी राशि में बैठा हो तो और भी अच्छा हो जाता है। बस क्या बैड इफेक्ट दे रहा, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर शादी होती है तो उसका भाग्य कैसा होगा, ये ये प्लैनेट यहाँ से डिनोट कर रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सप्तम घर का मालिक है मंगल D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में, और ये गया है आपके नवमांश चार्ट में दसम भाव में। तो ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि आपकी शादी का भाग्य किस तरह का होगा, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो शादी का भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके को एक स्टेटस मिलेगा, आपके करियर में अपलिफ्टमेंट मिलेगा, बट आपकी पर्सनल जो होम इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मंगल वहां से बैठ के दृष्टि चौथे भाव को देगा, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ एक इसमें हमें ट्रिगरिंग दिखती है, ठीक है। तो और एक चीज़ इसीलिए बोलते हैं कि नवमांश चार्ट एक्टिवेट कब होता है, तो लोग बोलते हैं शादी के बाद एक्टिवेट होता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आपकी जो प्लैनेट D1 चार्ट में जो जिस एज में आपका एक्टिवेट होगा, सपोज मैंने बोला शादी का के प्लैनेट के बारे में, ग्रह के बारे में बात की यहाँ पे, तो ये शादी के बाद एक्टिवेट होगा। ये ग्रह आपकी शादी के बाद आपको क्या देगा, ये डिनोट कर रहा है। इसका भाग्य क्या होगा नवमांश में बैठ के, ये डिनोट कर रहा है। शादी के पहले क्या होगा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नवमांश से। ये शादी के बाद का भाग्य जो है वो क्या होगा, ये दिखाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसी तरीके बाकी प्लैनेट्स भी जब एक्टिवेट होते हैं तो उनका भाग्य पता चलता है। अब जैसे मैं और दूसरे प्लैनेट की बात करती हूँ। अब जैसे बात करते हैं हम इसके बाद शनि की। अब शनि इसके दसम भाव का मालिक है और नवम भाव का मालिक है। अब शनि बैठा है धनु राशि में। शनि ग्रह गुरु की राशि में जब भी बैठता है तो वो अच्छा ही फल देता है, ये मैं बहुत क्लियर कर दूं। अष्टम भाव में बैठा है तो अष्टम भाव जो होता है वहाँ पे शनि उसका कारक भी है, तो शनि यहाँ पे कभी भी खराब नहीं करता। हाँ, चीज़ें डिले ज़रूर कर देगा, थोड़ा सा स्ट्रगल डेफिनेटली देता है, लेकिन कभी भी डिनाई नहीं करता, ये रिटर्न में है, अच्छा ही देता है। वो भी धनु राशि में, गुरुओं की राशि में शनि अच्छा रिजल्ट देता है, ये मैं क्लियर कर दूं। फिर शनि यहाँ पे बैठ के रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का बदलाव दिखाता है। और ये कर्म कारक मतलब करियर का लॉर्ड है, और साथ में 9th हाउस का लॉर्ड है भाग्य और ट्रैवल्स का। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव दिखाएगा, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे चेंजेस, वो आपको अलग अलग तरीके के चेंजेस देगा, कभी कभार डाउनफॉल, कभी अपलिफ्टमेंट, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये चीज़ दिखा रहा है, लेकिन अच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है, ये जो भी पर्सन है ये कहीं ना कहीं रिसर्च और एनालिसिस जैसी फील्ड में होंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा डीप और रिसर्च एनालिसिस इन्वॉल्व होगी। अब इसको नवमांश में समझने की कोशिश करते हैं। नवमांश में ये कन्या राशि में गया है। कहाँ गया है, कन्या राशि में गया है। अब कन्या राशि में जब यहाँ पे ये गया है तो हम ये देख सकते हैं ये तीसरे भाव में है। कन्या राशि में जब ये प्लैनेट गया है, तीसरे भाव में गया है, तो तीसरा भाव हम सबको पता है किस तरीके का होता है। तीसरा भाव हमारा विल पावर का होता है, हमारी स्ट्रेंथ का होता है, हम हमारी कितनी स्किल्स हैं, हम कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि ये इंडिकेट करता है।
और यहाँ से शनि की दृष्टि एक तो जाएगी राहु के ऊपर जो नवमांश में पंचम भाव है, नवम भाव पे जाएगी और साथ में 12वें भाव पे जाएगी। तो शनि कहीं न कहीं यहाँ से बैठ के ये बताता है कि आपको अपने करियर में, अपने लक के लिए जो इसका भाग्य बताता है, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि जब भी आपका करियर स्टार्ट होगा, जब भी आप ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे, जब भी आपका लक आपका साथ देना स्टार्ट कहीं जब आप ट्रैवल करोगे तब आपका लक साथ देगा, ठीक है? कहीं न कहीं लक राइज़ होगा। ये इंडिकेट करता है हर वृषभ लग्न वालों के लिए। तो अब जैसे इनका जब भी करियर शुरू हुआ होगा, तो चीज़ों के लिए इनको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी में शनि जो है वो ऑलरेडी हार्ड वर्क को बताता है, लेकिन तीसरे भाव में, तीसरे घर के नौमांश में बैठा है जो है कन्या नौमांश में, तो इसमें और हार्ड वर्क की बात करता है। लेकिन कहीं न कहीं इनके काम में डुअलिटी होगी। मतलब 2 तरीके के काम ये कर रहे होंगे, ठीक है? 2 तरीके के काम और प्लस जब ये हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इनको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पे जाती है, तो इसलिए ये कहीं न कहीं इनको इनका भाग्य ग्रो करने में साथ देगा, ठीक है? तो ये चीज़ ये शनि इंडिकेट कर रहा है। लेकिन समझने वाली बात ये होती है कि ये तभी चीज़ें होंगी जब इनका करियर शुरू होगा या जब ये कहीं ट्रैवल करेंगे। सपोज़ अगर कोई छोटा बच्चा है 10 साल का है, ये उसकी कुंडली है सपोज़ करिए और वो कहीं ट्रैवल करता है, कोई तीर्थ स्थल ट्रैवल करता है, तो उसको एक अपने लाइफ़ में एक राइज़ देखने को मिलेगा और वो राइज़ इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि नवम भाव का मालिक शनि है और शनि धनु राशि में बैठा है और शनि इसका लक का भी हाउस है। अब हायर एजुकेशन की तरफ तो वो है नहीं, तो लक को ये इंडिकेट करता है 10 साल का अगर कोई बच्चा है, उसकी अगर ये कुंडली है और करियर में अभी गया नहीं है, तो अगर हम उसके नौमांश से और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर उसने तीर्थ स्थल गया, दर्शन किए, कहीं भी 10 साल के बच्चे ने, ये उसकी कुंडली है समझिए, तो उसको अपने भाग्य में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। ये इसका इंडिकेशन है। लेकिन अगर यही बच्चा 20 साल का हो गया है, उसकी हायर एजुकेशन सपोज़ करिए 22-23 साल का है, हायर एजुकेशन चलिए। ये बच्चा अगर हायर एजुकेशन की तरफ गया और इसने मेहनत करना स्टार्ट किया उस जगह, मेहनत करना, तो इसका भाग्य साथ देगा। और भाग्य साथ देगा, जितना ज़्यादा ये गहराई से अपनी हायर एजुकेशन, अपनी काम को करेगा, उतना ज़्यादा इसका भाग्य इसको साथ देगा। इसी तरीके करियर में, जब इसका करियर शुरू होगा, तो जब ये करियर शुरू करके ये उसमें मेहनत करना शुरू करेगा। डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, मेहनत करना शुरू करेगा उसमें और डीप में जाके हार्ड वर्क करेगा, तो लक इसका साथ देगा। और इसको ज़िंदगी में हर चीज़ हार्ड वर्क और अपने खुद के बलबूते पे चीज़ें करने पे ही इसका लक भी साथ देगा और इसको बहुत कुछ और गेन हो सकता है। इवन अ, स्टेटस और नेम फेम भी। तो ये चीज़ें दिखती हैं। अब और चीज़ें, इसमें मैं और भी चीज़ बताऊँगी। अ, अभी पहले ये एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब जैसे शुक्र की बात करते हैं। अब शुक्र यहाँ पे आत्मकार का है और ये पहले घर को डिनोट कर रहा है इस कुंडली में और छठे घर को डिनोट कर रहा है। तो पहले घर को और छठे घर को ये जब डिनोट कर रहा है, तो शुक्र, एक तो अच्छी बात ये है, शुक्र किस नौमांश में गया है? कर्क नौमांश में गया है और पहले घर केंद्र में गया है, पहले घर में गया है नौमांश के। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। पहले घर से पहले घर में ही गया है, नौमांश कर्क का बन गया है, लेकिन ये अच्छा इंडिकेशन है। तो कहीं न कहीं इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और पर्सनैलिटी भी, हेल्थ भी इंटैक्ट रहती है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। अच्छा ही है। मतलब हेल्थ में ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है क्योंकि और ऊपर से शुक्र बहुत अच्छा हो गया है, शुक्र केंद्र में पर्सनैलिटी वाइज़ भी इसका काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का पूरा एक अच्छा योग दिखता है और अच्छे नौमांश में भी है और केंद्र में भी है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। फिज़िकली इसका अपीयरेंस एंड हेल्थ वाइज़ भी ये काफ़ी फिट रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। दूसरी चीज़, अगर हम और चीज़ देखेंगे, इसको और एनालिसिस करें, तो ये कर्क राशि में गया है। अब अगर मैं इसको किसी प्रोमिनेंट पर्सन की कुंडली से बताऊँगी, जब भी आपका आत्मकार का, आपका खुद का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर कर्क राशि में जाता है, कर्क राशि में और क सॉरी कर्क राशि कह रहे हैं, कर्क नौमांश में जाता है, कर्क नौमांश में। तो ज़िंदगी में आपका जो भी लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपका खुद का लक्ष्य, आपकी माता की तरफ है, ठीक है? आपका जो भी कर्म है, आपकी माता की तरफ है, कोई तो है कर्म आपका माता की तरफ और प्लस आपकी मातृभूमि की तरफ है आपका कर्म, ठीक है? आपको कुछ ऋण है, आपको कुछ ऋण कंप्लीट करके जाना है आपकी मातृभूमि और आपके माता की तरफ। और ये मैंने काफ़ी प्रोमिनेंट कुंडलीज़ में ये चीज़ पाई है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे। तो नौमांश भी जो है, कौन से नौमांश में जा रहा है, जैसे मैंने शनि की बात की थी, तो वहाँ पे कन्या के नौमांश में जा रहा था। कन्या राशि जो होती है, वो छठे घर की होती है। छठे घर को सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारियों से मत करिए, क्योंकि वो 10th हाउस का लॉर्ड था, 9th हाउस का, तो दैट मीन्स उसका जो करियर होगा हमेशा, वो सर्विस ओरिएंटेड होगा। मतलब वो किसी को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है?
या डेली रूटीन कोई जैसे डॉक्टर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत तरीके की और सर्विसेज़ होती हैं जो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ये सारी सर्विसेज़ जैसे लोग रेंट पे देते हैं अपने घर को, लोग लोन की सर्विसेज़ देते हैं, तो सर्विसेज़ जो देते हैं, आजकल बहुत तरीके की सर्विसेज़ चलती हैं। इवन आजकल वेब डिज़ाइनिंग और इन सब में भी सर्विसेज़ तो इन जो वर्गों कन्या राशि होगी मतलब सर्विसेज़ की साइन होगी, तो कहीं न कहीं ये इंसान ज़िंदगी में सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने थ्रू, ठीक है? अपने काम के थ्रू। तो इसका ये मतलब होता है। अब वैसे ही मैंने मंगल का बताया था, अब मंगल मेष राशि में गया है तो कहीं न कहीं जो इसका जो पति होगा, वो कहीं न कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होगा। मेष राशि पहले घर की राशि होती है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हमेशा चीज़ों विल पावर, स्ट्रेंथ हमेशा आगे हर चीज़ को करने के लिए मतलब जैसे आर्मी मैन होते हैं, लीडर्स होते हैं, लीडर से ज़्यादा आर्मी मैन, कमांडर्स वैसा वाला टाइप का उसका एटीट्यूड होगा। तो जिम-विम अगर करता हो डेली लाइफ़ में, तो वो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए नवांश को कैसे समझा जाता है, ठीक है? अब फिर एक और प्लैनेट ले लेते हैं, राहु की बात करते हैं। अब राहु को समझने की कोशिश करते हैं। राहु यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इसमें 10th भाव में है और कुंभ राशि में है, तो D1 चार्ट में राहु दिखता है, राहु काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब राहु को नवमांश में समझते हैं। अब राहु यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नवमांश में ये गया है वृश्चिक राशि में, ठीक है? वृश्चिक राशि में राहु गया है। अब इसको कैसे समझेंगे? पंचम भाव में गया है। पंचम मैंने बोला नवमांश के केंद्र में कोई ग्रह गया हो या पंचम या नवम में गया हो, तो मतलब ग्रह अच्छा है, अच्छा फल देगा, ठीक है? जब भी राहु का एक्टिवेशन होगा, राहु का एक्टिवेशन 36 साल की उम्र में होता है राहु का एक्टिवेशन, ठीक है? क्योंकि शनि बद राहु होता है, तो तब से लेके राहु जो भी फल देगा, वो पंचम भाव क्या-क्या होता है मैं बताती हूँ। पंचम भाव आप सिर्फ़ क्योंकि राहु यहाँ पे 10th भाव में बैठा है, तो ये करियर को ही देखता है, तो करियर में क्या-क्या होगा? पंचम भाव फ़ेम का है, नेम फ़ेम का है, तो इसको नेम फ़ेम देगा। ठीक है? अगर ये कुछ प्रोडक्ट सेल करता है, प्रोडक्ट क से रिलेटेड टू कुछ प्रोडक्ट का काम है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इसको अच्छा नेम फ़ेम देगा क्योंकि पंचम भाव में बैठ गया है। नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह, पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह, केंद्रों में बैठा हुआ ग्रह नवमांश का अच्छा फल देगा, ठीक है? फिर राशि देखिए, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक नवमांश है। वृश्चिक नवमांश क्या बताता है? वृश्चिक राशि क्या बताती है? अष्टम भाव की राशि है, रिसर्च एनालिसिस की है। राहु यहाँ पे करियर के भाव में, 10th भाव में है, स्टेटस देगा। राहु 10 में, दुनिया बस में ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो अब ये राहु वृश्चिक नवमांश में है, तो इसका जो भी कार्य होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च एंड एनालिसिस इन्वॉल्व्ड होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च एनालिसिस इन्वॉल्व्ड होगा। अगर इसको मैं साइंटिस्ट बोलूँ, तो ये भी सही टर्म है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके कार्य में हमेशा रिसर्च और एनालिसिस, डीप रिसर्च एनालिसिस हमेशा रहेगा। ठीक है? समझ आया होगा आपको। फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरे ग्रह की बात करते हैं, केतु की। केतु यहाँ पे D1 चार्ट में चौथे भाव में है सूर्य की राशि में, सिंह राशि में और केतु का जो नक्षत्र है, वो माघ नक्षत्र है। केतु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अच्छा है केतु का नक्षत्र। केतु और राहु को भी कभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे समझना चाहिए केतु, राहु को। और अब केतु को हम नवमांश में देखते हैं। नवमांश में केतु 11वें भाव में गया है, अच्छा है, ठीक है? मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जब भी अ, लोगों को ऐसा लगता है केतु 11वें भाव में जाता है तो डिज़ायर्स कम कर देता है, डिज़ायर्स खत्म कर देता है। डिज़ायर्स वो तब खत्म करेगा ना जब आपके पास डिज़ायर्स आपकी पूरी हो गई होंगी। लॉजिक सोचिए ना, लॉजिक ये है जब किसी को शुक्र अगर 12वें घर में मिला है और वो खर्चीला है, खर्च करता है, पैसे खर्च करता है, सामान पे चीज़ें खर्च वो खर्च तभी करेगा ना जब उसके पास पैसे होंगे। उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो सिर्फ़ सोचता रहेगा, क्या खर्च कर रहा है? तो केतु यहाँ पे आपकी डिज़ायर से आपको तभी दूर ले जाएगा जब आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो गई होंगी ज़िंदगी में। और वो इस वक़्त नहीं लेके जाएगा, जिस वक़्त उसका एक्टिवेशन होगा तब आपका मन क्योंकि आपको सब कुछ वो मिल जाएगा तब उसके बाद। ऐसा नहीं होता है कि आपने आपकी डिज़ायर्स ही नहीं पूरी हुई हैं और केतु एक्टिवेट हो गया और आप सोच रहे हो अब क्या ज़िंदगी में बचा है। मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों की जो भी डिज़ायर्स थी लाइफ़ में, अगर सपोज़ वो चाहते थे वो हमेशा टॉप करें, एक बहुत अच्छे आईआईटी से पढ़ लें और फिर उसके बाद बहुत टॉप की कंपनी में उनकी जॉब लग जाए, बहुत हाई पोज़ीशन, सब कुछ करने के बाद तब केतु उनको छुड़वाता है, उनकी डिज़ायर्स खत्म करवाता है। ऐसे केतु नहीं खत्म करवाता है। तो जो लोग अगर ये बोलते हैं नवमांश के 11वें घर में केतु सारी डिज़ायर्स खत्म करवा देता है, डिज़ायर्स रहती नहीं है, वो तब करवाता है जब आप सब कुछ पा लेते हो।
ठीक है? तो यहाँ पे पहले आपको राहु स्टेटस दिलवाएगा, जब आपको वो मिल जाएगा, आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाएँगी, आपको लगेगा कि आपकी लगभग सारी इच्छाएँ पूरी हो गई हैं, तो केतु आपको उन इच्छाओं से दूर लेके जाएगा क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट इच्छाएँ खत्म हो जाएँगी। आपको लगेगा आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये आ रहा है वृषभ राशि में, वृषभ नवमांश में। और वृषभ नवमांश जो होता है, वो हमारी स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। हमारे परिवार को, धन संचय जो किया है, उस सबको। तो केतु ये इंडिकेट करता है कि आपके लक्ष्य जो है, आपके डिज़ायर्स का जो आपका जो डिज़ायर्स है लाइफ के, ठीक है? जो लाइफ के अंत के जो आपके डिज़ायर्स रहेंगे, मतलब आपकी फैमिली से लेके, आपकी हैप्पीनेस को लेके, क्योंकि चौथे घर में बैठा है ना केतु यहाँ पे। तो चौथे घर का D1 चार्ट का जो लॉर्ड है, अब वो केतु जो है, वो अगर नवमांश के 11वें घर में गया है, तो वो आपकी जो हैप्पीनेस है, जो D1 चार्ट में जो कहीं न कहीं आपकी हैप्पीनेस को डिनोट कर रहा है, आपकी होम एनवायरनमेंट को डिनोट कर रहा है, तो वो ये बताता है जब वो डिज़ायर्स के घर में जा रहा है, वो भी एक ऐसे नवमांश में जो वृषभ नवमांश है, जो आपकी फैमिली को डिनोट करता है, जो कहीं न कहीं आपकी स्टेबिलिटी को और सोर्स ऑफ इनकम को। तो ये दिखाता है कि आप लाइफ़ में तब फाइनली जाके खुश होगे अपनी ज़िंदगी में, तब आप अपने आप को सेटल्ड फ़ील करोगे कि आप खुश हो अब ज़िंदगी में, आपके पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। जब आपको ये सब मिल जाएगा, फिर आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी सिर्फ़ फैमिली, आपकी स्टेबिलिटी और सोर्स ऑफ इनकम पे रहेगा। ये केतु डिनोट कर रहा है और बाकी जो डिज़ायर्स होती हैं ना राहु वाली, राहु 5th हाउस में बैठ के नेम फेम भी देता है। फेम देता है आपको कभी-कभार। फेम देता है, आपकी क्रिएटिविटी के लिए आप हो सकता है दुनिया में जाने जाओ। क्योंकि राहु जो है वो अ, जितने भी अ, जितने भी आप मीडिया पर्सन्स को देखते हैं, इवन पॉलिटिशियंस को, वो सब राहु से गवर्न्ड हैं। ठीक है? वो एक तरीके के फेम, नेम फेम वाले इंसान हैं। तो वो सब जब चीज़ें मिल जाएँगी तब आप केतु की तरफ जाओगे। केतु वृषभ नवमांश में बैठा है, तो कहीं न कहीं आपका पूरा कंसंट्रेशन, आप जो डिज़ायर्स आपकी यहाँ राहु वाली फुलफिल्ड होने के बाद, जो भी आप रिसर्च करोगे, क्योंकि वृश्चिक नवमांश में आप पूरा रिसर्च में ही इन्वॉल्व हो जाओगे। जब वो सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी तो आप कहीं न कहीं पूरी हो जाएँगी, मतलब आपकी इच्छाएँ, तो आप अपने फैमिली की तरफ आ जाओगे। आपकी इच्छा करेगी पूरा टाइम अब आप फैमिली, अपनी स्टेबिलिटी और सोर्स ऑफ इनकम, बस इसी पे ध्यान दो। तो ये आपका केतु दिखा रहा है, ये केतु बता रहा है। तो